गट इशू हमारी अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। काफ़ी हद तक ये गट इश्यूज जो हैं वो बॉडी के दो स्टेट होते हैं। पहला होता है फाइट एंड फ्लाइट। जब आप किसी भी रिस्क में हो तो आपकी बॉडी जो है एड्रेनालिन रिलीज करेगी। जो दूसरा स्टेट है वो है ये जो फियर हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, ये सब आपके गट को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो सर, अगर हम जानना चाहें साइकोसोमैटिक की मदद से इन चीज़ों को डील करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, साइकोसोमेटिक्स एक बहुत डीप स्टडी है। प्रैक्टिकल तरीका मैं यही बोलूँगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों? हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमारे खुद की एक्टिविटीज़, हमारे खुद का बिहेवियर भी हमें गट इश्यूज दे देते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को डिकोड करेंगे कि गट इशू के पीछे इमोशनल इम्बैलेंस का क्या रीज़न रहता है। तो चलिए, वेलकम टू सोलव्योम और बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव सर से। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ज्योति, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो जैसा हमने काफ़ी जगह स्टडी भी किया, देखा भी कि क्या रियली में ये गट इशू हमारी अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है? हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो अच्छा। आपने बताया कि गट इश्यूज जैसे ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, या फिर इवन आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशंस हो गए। काफ़ी हद तक ये गट इश्यूज जो हैं वो आपके इमोशंस से रिलेटेड हैं। ओके। अब जैसे कई बार होता है कि कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है जैसे, तो वो कहते हैं वीकेंड तक सब ठीक रहता है और मंडे मॉर्निंग से उनको एसिडिटी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो प्रॉब्लम जो है, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो प्रॉब्लम खाने से नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। अच्छा। आप डॉक्टर तो बोलते हैं कि आपके सब टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जब ये खुद लग रहा है, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम जो है वो आपकी स्ट्रक्चर की नहीं है, वो आपके फंक्शनिंग की है। अच्छा। और फंक्शनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता ही है आपके नर्वस सिस्टम और इमोशनल स्टेट से। तो सर, जैसे हम कहते हैं कि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं, फिर भी सिम्टम्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आ रही हैं तो कई बार होता है कि जो टेस्ट है, मे बी दैट इज़ नॉट द करेक्ट टेस्ट। इट इज़ पॉसिबल। हाउएवर, गट इश्यूज स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं, वैसे तो साइकोसोमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इमोशन से जुड़ी हुई हैं। ओके। अगर आपके सिम्टम्स चेंज नहीं हो रहे हैं, या किसी वजह से, किसी खास इमोशन की वजह से, या किसी एक स्टेट में आपके जो सिम्टम्स हैं ये बढ़ रहे हैं, जी। चांसेस हैं कि आपके वो इमोशन से आ रहे हों। अच्छा। अब सिंस ये एपिसोड गट के ऊपर है तो हम गट की ही बात करेंगे। देखिए, गट जो है वो, उसका काम है, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, डाइजेस्ट करना चीज़ों को। पर आप जब इमोशंस को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने से रुक रही है, क्योंकि आप उस टाइम उस इमोशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। गट जो है, हमने सुना हुआ ना, गट फीलिंग भी सुना है। गट जो है वो सिर्फ एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो एक रिस्पॉन्स सिस्टम भी है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जैसे डर लगता है तो स्टमक टाइट हो जाता है, उसी तरह से जब बोलते हैं कि जब आपको एक्साइटमेंट हो रही है, जी। किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, तब आपके बोलते हैं बटरफ्लाइज हो रही हैं। जी। और या फिर अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको जो आपकी डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है। अच्छा। तो सर, ये जो गट है ये तो हमारा डाइजेस्टिव का ऑर्गन है, तो ये हमारे इमोशनल स्टेट से कैसे लिंक्ड है? गट इमोशनल स्टेट से लिंक्ड है क्योंकि गट को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा। अब जब आप कुछ भी चीज़ आप सोच रहे होते हैं तो सडनली एक गट फीलिंग आती है आपको कि जी। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गट जो है, जैसे मैंने बोला कि वो रिस्पॉन्स सिस्टम है। आपके जैसे इमोशंस होंगे
वैसा ही गट से जो रिएक्शन आएगा। सो जो आप बोल रहे हैं गट सिर्फ डाइजेशन का सिस्टम है, वो फिजिकली गट इज डाइजेशन, लेकिन साइकोसोमैटिकली योर होल बॉडी इज मच मोर ओके। देन जस्ट डाइजेशन। तो सर अभी हम गट फीलिंग की बात कर रहे थे, ये सिर्फ एक मेटाफॉर है या फिर इसका एक कोई साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी है? देखिए, ये गट फीलिंग जो है ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है। गट फीलिंग काफ़ी हद तक इंट्यूशन को भी बोल देते हैं। अच्छा। लेकिन जो एक गट की जो फीलिंग है, जब आपकी बॉडी बोलती है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो वो गट से एक हम बोल सकते हैं आवाज़ निकल रही है। तो आवाज़ कैसे निकलती है कि बॉडी आपको सिग्नल देती है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लाइंट जिनकी हर मीटिंग से पहले उनको ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, जब टेस्ट कराया, टेस्ट में कुछ नहीं है, वो अपना जो भी डाइजेशन के मेडिसिन हैं वगैरह वो लेके काम चला रहे थे। जी। लेकिन सिंस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, टेस्ट में नॉर्मल है, सो जब उनको डिकोड किया, उनके जो इश्यूज डिकोड किए, तब मालूम चला कि ये बचपन से आ रहा था। ये एक डर था उनके अंदर बैठा हुआ कि अगर मैं गलत कर दूंगा तो क्या होगा, या फिर इट वॉज फियर ऑफ फेलियर, इट वॉज फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, ऑल दीज थिंग्स वर प्लेइंग ऑन हिज गट। सो जब भी वो किसी मीटिंग में जा रहे होते थे, मीटिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार भी होते थे, अपनी पूरी प्रैक्टिस करते थे, पर फिर भी जाने से पहले उनको जो गट में गुड़गुड़ाहट होती थी, जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अच्छा। अब जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, जब उस फियर के ऊपर काम करना शुरू किया, इमोशंस को डिकोड करके, जी। तब समझ में आना शुरू हुआ। उनको फिर बाकफलर रेमेडी दी और कुछ और भी एक्सरसाइजेज दी, जिनसे कि उनको काफ़ी आराम पड़ा। तो सर ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है? बॉडी के 2 स्टेट होते हैं। जी। पहला होता है फाइट एंड फ्लाइट। ओके। जब आप किसी भी रिस्क में हो या कहीं भी आपको कुछ काम करना हो जो कि रिस्की है, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है, जी। तो आपकी बॉडी जो है वो एड्रेनालिन रिलीज़ करेगी, कुछ और हार्मोन्स रिलीज़ करेगी, और जो आपका डाइजेशन है वो कम हो जाता है। ओके। क्योंकि जो हार्ट है वो बाकी पैरों में, क्योंकि आपने या फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, सो उसके लिए आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, फेस पे आ रहा है, सो आपके स्टमक से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन वो कम हो जाता है, आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है। नाउ जो दूसरा स्टेट है वो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट का। उसका नाम ही रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट है। अब जब तक बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में नहीं आएगी, तब तक आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे जो भी आपने खाया है। ओके। सो अगर कोई जब स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है, तो आप जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं और क्रॉनिक हो जाता है ये, तो धीरे धीरे आपकी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है। बॉडी रेस्ट में नहीं आ रही है, आप हमेशा चौकन्ने हैं, तो आपकी डाइजेशन ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। तो क्या ये फियर, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, ये भी हमारे गट फीलिंग्स या गट डाइजेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं? हाँ, करती हैं। ख़ास तौर से अनसर्टेनिटी, बाकी भी करते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंस आ जाता है इसमें। अच्छा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे एक हाउसवाइफ हैं, जी। जब भी उनके घर में पैसे को लेके फाइनेंशियल डिस्कशन होता था, उनको ब्लोटिंग हो रही है, उनको एसिडिटी हो जाती थी, और जैसे ही उनका डिस्कशन का जो भी रिजल्ट था निकल गया, तो उनकी जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो गए। ओके। तो जब उस पर काम करना शुरू किया, जब उनके डिकोड किया, तो अनसर्टेनिटी उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। तो जो ट्रिगर था उनका वो था फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। अच्छा। तो जैसे ही उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाए, उनका गट में इशू होना शुरू हो जाता था। ओके। सो ये जो फियर हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, ये सब आपके गट को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्या सर ये कंट्रोल टेंडेंसी और गट इश्यूज के बीच में भी आपने कोई कनेक्शन नोटिस किया है? हाँ, कंट्रोल टेंडेंसी जो है कि मुझे कोई अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए जी। और सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए,
जब ऐसा किसी का स्टेट होता है, इमोशनल स्टेट होता है, जी। तो उनका जो सिस्टम है वो हमेशा टाइट रहता है, हमेशा अच्छा। वो फाइट एंड फ्लाइट में रहेंगे। बिकॉज सी, आपको सब चीज़ में कंट्रोल चाहिए, सब चीज़ों को आपको सही से करना है। सो जब सही से करना है तो आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं जा रही है। बिल्कुल नाउ सही। सिंस बॉडी रेस्ट में नहीं जा रही है तो आपके गट इश्यूज होंगे ही होंगे। अब जैसे ऐसे लोगों को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ उनके कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, या फिर अनसर्टेनिटी जो है वो टॉलरेट नहीं होती है। ओके। सो जो ऐसे लोग होते हैं उनमें काफ़ी हद तक IBS जैसी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। व्हाट इज IBS? IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी खाएंगे हम्म। तो उनको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। ओके। सो इट इज़ लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है कि आपकी जो गट है वो बहुत इरिटेबल है। सो जो ये अनसर्टेनिटी हो गई, कंट्रोल हो गया, ये काफ़ी हद तक देखा गया है IBS के पेशेंट्स में। तो सर आजकल बहुत कॉमन भी है ओवर थिंकिंग, हर कोई करता है आजकल, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना इन में है ये तो। हाँ जी। तो ये भी हमारे डाइजेशन को दिक्कत करती है? हाँ, ओवर थिंकिंग जो है वो है एक कांस्टेंट इंटरनल एक्टिविटी। अब जब आप कॉन्स्टेंटली इंटरनलाइज्ड हो, हर चीज़ को सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो रहेगी, आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। जैसे पहले बात की थी फाइट एंड फ्लाइट की। सो जब आप हर चीज़ में आप डेंजर ढूंढ रहे हो कि आगे डेंजर है, आगे कुछ हो सकता है, तो वो अनसर्टेनिटी आ गई जी। अब जब वो आ गई, जब डेंजर आ गया तो आप फाइट एंड फ्लाइट में चले गए। अब फाइट एंड फ्लाइट में चले गए तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो गया, बिल्कुल सही। आपकी मसल्स जो हैं वो टाइट हो गई। अब जैसे कई होते हैं लोग जो कि रात को सोने से पहले, या तो उनको बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, या सोने से पहले ओवर थिंकिंग चल रही है। जी। सो जब ओवर थिंकिंग चल रही है तो जो टाइम था उनका रेस्ट एंड डाइजेस्ट का, वो तो उन्होंने फाइट एंड फ्लाइट में निकाल दिया। सही बात है। सो अगले दिन उनको एसिडिटी होगी। सो खाना सेम था, लेकिन जो उसको डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम था वो गड़बड़ा रखा था। ओके। तो सर हमारे कुछ सप्रेस्ड इमोशंस भी होते हैं, जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं तो फियर। हर एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी बात से डरता ज़रूर है। हाँ जी। तो क्या ये भी हमारे डाइजेशन, हमारे गट थिंग को प्रॉब्लम करती है? हाँ, फियर, देखिए नॉर्मल फियर जो है, किसी चीज़ से डरना, वो एक नॉर्मल इमोशन है। ओके। और फियर से डरना नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगा। किसी भी इमोशन से नहीं डरना चाहिए। ख़ास तौर से जो एक इमोशन जो बहुत इफ़ेक्ट करता है वो है एंगर। अच्छा। जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि अपना गुस्सा पी जाता है। अब जब आप उस गुस्से को पी रहे हैं, पी के कहाँ जाएगा, वो आपके गट में जाएगा। और जो एंगर है वो एक अग्नि है। अब जब अग्नि ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपके पेट में एसिडिटी होगी। सो हम लोग बोल तो देते हैं कि फियर्स या जो भी इमोशन है वो स्टोर हो गया है ना। स्टोर को लिटरली नहीं लेंगे, बट जो आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी बॉडी में सर्टेन जगह पे जाके बैठ जाते हैं। ओके। सो फियर भी है, फियर से आपका गट पे असर होता है, लेकिन एंगर से काफ़ी ज़्यादा असर होता है। अच्छा। सो जो इमोशन आप फील नहीं कर पा रहे हो, जो आप कैरी नहीं कर रहे हो, उसको आपकी बॉडी कैरी करेगी। ओके। सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लाइंट हैं जिनको बार बार नोजिया फील होता है। अब वो नोजिया क्यों फील होता था? बिकॉज एसिडिटी हो रही है। अब हम बोलेंगे एसिडिटी हो रही है, उसको एंटासिड टैबलेट्स या कुछ दे देंगे, लेकिन वो एसिडिटी हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ सर्टेन पैटर्न्स। अच्छा, जैसे जब उनको किसी से कन्फ्रंटेशन करनी हो, जब उनको किसी से किसी डिफ़िकल्ट चीज़ पे डिस्कशन करनी हो, तो उस टाइम ये इंडाइजेशन का सिस्टम आता था कि ये ठीक नहीं है। बॉडी कह रही है ये ठीक नहीं है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो बॉडी जो है वो आपको एक सिग्नल दे रही है। ओके। इन फॉर्म ऑफ नोजिया। ओके। सो इस टाइप से ये असर करते हैं काफ़ी। तो सर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ना स्पेसिफिक सिचुएशंस में बहुत ट्रिगर फील करते हैं? क्या है इसके पीछे का रीज़न? इसके पीछे का रीज़न पैटर्न है। अब किसी सिचुएशन में, जैसे ऑफिस में जाना है तो एसिडिटी हो गई, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के
तो उनको लूज मोशंस लग गए, या फिर कोई आपकी फैमिली गैदरिंग में आपने जाना है तो आपको सर भारी हो गया या आपको हैवीनेस फील होने लग गई, सडनली ब्लोटिंग हो रही है। जी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ट्रिगर हो रही हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इमोशंस, सर्टेन पैटर्न्स। और इन पैटर्न्स में जब हम डिकोड करते हैं तब पता लगता है कि इमोशन क्या चल रहा है, और फिर उस इमोशन को जब आप एड्रेस करेंगे तो ये ट्रिगर जो हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिगर या पैटर्न, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सर, हम इतनी सारी गट इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, बट सबसे कॉमनली जो हमने सुना है, हमने जाना है, वो फूड की वजह से होती है। हम जंक फूड खा लेते हैं या इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग पे खाना खा रहे हैं तो भी तो हमें गट इशू हो जाता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये इमोशनल स्टेट की वजह से है या फूड की वजह से? हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ सुनने को आती है कि मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया था रात को, हाँ। तो पेट खराब हो गया। सो इसके लिए एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि क्या ऐसा एक ही खाना खाने से आपको बार बार ये इश्यूज आते हैं? जैसे फूड एलर्जीज होती हैं। एग्जैक्टली। कि दूध पी लिया, कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो दूध पी लिया तो एलर्जी आ गई या पेट खराब हो गया। सो क्या फूड से हो रहा है या किसी एक सिचुएशन से हो रहा है? अच्छा। तो सिचुएशन, लेट्स से कि आपने खाना वही खाया है, खाना बिल्कुल नॉर्मल खाया है या बाहर का भी खाया है, कुछ दिन पहले आपने वही खाना खाया था तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज खाना खाया है तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो पैटर्न क्या है, आप किस सिचुएशन में हैं, वो भी बहुत मायने लगता है। अच्छा। सो अगर ये जो सिम्टम है ये आपका पैटर्न या सिचुएशन बेस्ड है तो चांसेस बहुत हैं कि प्रॉब्लम फूड की नहीं है। तो सर, ये जो बचपन से ही हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आए हैं अपने लिए, हम चीज़ें बताते नहीं हैं, इमोशनल नमनेस ले आते हैं, चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते, तो क्या ये हमारी गट इशू को लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकती है? हाँ बिल्कुल, बहुत इफेक्ट करती है। आपने ये देखा होगा, अब इमोशनल नमनेस की बात करें जी। तो सबसे ज़्यादा इमोशनल नम्ब मेन होते हैं, और सबसे ज़्यादा पेट किसका बाहर होता है? मेन का। ठीक है। सो इमोशनल नमनेस का काफ़ी असर है। इनफैक्ट बचपन से ही जो आपने देखा है, जो चीज़ आपने सुनी है, वो इमोशन आपकी लाइफ में, पूरे लाइफ में चलते रहते हैं टिल द टाइम यू डोंट वर्क ऑन इट। ओके। अगर बचपन में किसी का जो बचपन था वो अनप्रेडिक्टेबल था, कभी पिटाई भी हो सकती है, कभी प्यार भी मिल सकता है, कभी बिल्कुल ही इग्नोरेंस भी आ सकती है कि इग्नोर कर देंगे, तो वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो आपके एडल्टहुड में भी आएगी, और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ में आपके साथ आएगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अलर्टनेस, कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है। कहीं मार तो नहीं पड़ जाएगी, प्यार मिल गया तो ठीक है, लेकिन मार नहीं पड़ जाए, कहीं मेरे को इग्नोर ना कर दें, कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाएं, वो सब चीज़ें वो एडल्टहुड में भी कैरी करेगा, और वही चीज़ आपके गट में इशू आएगी। अच्छा। जैसे एक मेरे फ्रेंड थे, उनसे मैं बात कर रहा था तो उनको IBS की इशू थी। ओके। सो मैंने उनसे ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने कहा हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन से ही उनको बाहर भेज दिया गया था। जी। जब बाहर भेज दिया गया तो उनकी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी आ गई कि भाई कहीं मेरे को वापस बाहर ना भेज दें, एक फियर आ गया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ गया, इनसिक्योरिटी हो गई। सो जब वो बड़े हो गए तो वही चीज़ उनकी लाइफ में चलती हुई आ रही है, और जब वो चलती हुई आ रही है तो उनको IBS में वो कन्वर्ट हो गई। ओके। सो ऐसे बहुत केसेस हैं। तो सर, अगर हम जानना चाहें साइकोसोमैटिक की मदद से, तो इन चीज़ों को डील करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, साइकोसोमैटिक्स एक बहुत डीप स्टडी है जी। प्रैक्टिकल तरीका मैं यही बोलूँगा, किसी साइकोसोमैटिक एक्सपर्ट से मिले। ओके। अगर आपके जो सारे टेस्ट हैं वो नॉर्मल हैं, पर फिर भी आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, जी, साइकोसोमैटिक्स में सिर्फ गट को ही नहीं, बॉडी के पूरे पार्ट्स को लेकर एक स्टडी हुई है जो देखी गई है। अच्छा। सो अब इंडिया में साइकोसोमैटिक्स का इतनी जान पहचान नहीं है लोगों को, तो लोगों को बस यही लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत खा लिया होगा जी, या एज हो गई है या पेन्स हो रहे हैं। लेकिन साइकोसोमैटिक्स ये कहता है कि बॉडी और माइंड जो है वो आपके अलग नहीं है। ओके। जो आपकी बॉडी कह रही है
या जो आपके माइंड में है, जो आपके इमोशंस में है, वही आपकी बॉडी कहेगी। ओके। सो साइकोसोमेटिक्स के लेंस से अगर गट इशू को देखा जाए तो खास तौर से फियर, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, एंगर, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके गट पे बहुत असर करती हैं। तो क्या सर सिर्फ डाइट चेंज करना इनफ हो सकता है? क्या ये गट इशू का सोल्यूशन मिल सकता है उससे? देखिए, डाइट चेंज करना, हम लोग कहते हैं कि डाइट चेंज करो, पर कितना डाइट चेंज करोगे? आपने ग्लूटेन छोड़ दिया, आटा छोड़ दिया, आपने दूध छोड़ दिया। अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो अच्छी बात है, पर क्या वो सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपने वो खाना तो छोड़ दिया, आपने डाइट तो चेंज कर ली जी। आपको रिलीफ भी मिल गया, पर सिम्टम्स क्या वापस आ रहे हैं? अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिम्टम्स वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फूड में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ये कहीं और प्रॉब्लम है। अगर रूट जो है वो इमोशंस में है तो डाइट चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। होगा, असर होगा, थोड़ा बहुत असर होगा। अच्छा। या रिलीफ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो रिलीफ टेम्पररी होगा। ओके। क्योंकि वापस जो आपके इमोशन है वो तो चल ही रहे हैं, बिल्कुल। ट्रिगर्स तो आपके हैं ही, तो आप चाहे कुछ भी कम कर लो वो बढ़ेगा ही। अब जैसे साइकोसोमेटिक्स में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि आप वेट पुट ऑन करते हो बिकॉज यू फील वीक। अच्छा। तो जब आप वीक फील कर रहे हो तो आप वेट पुट ऑन कर रहे हो। और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं मैं पानी भी पीता हूँ तो लग जाता है। सो वो इसमें पानी में ना कैलोरीज है ना कुछ है जी। आपको कैसे लग रहा है वो? क्योंकि आपका जो इमोशन है कि आई एम वीक, उस इमोशन को आपने एड्रेस करना है। तो सर आपकी स्पेशलिटी जो आपका एक अलग कंसेप्ट है दैट इज बाक फ्लावर रेमेडीज, हाँ जी। उनका क्या रोल है इसमें? देखिए, बाक फ्लावर रेमेडी इंडिया में बहुत कम इसका प्रभाव है। एग्जैक्टली। लेकिन यूरोप में ये बहुत अच्छे से मानी जाती है। इनफैक्ट जर्मनी में तो बाक ब्लूटेन के नाम से, ब्लूटेन इज फ्लावर्स इन जर्मन, ओके। सो बाक ब्लूटेन का काफ़ी अच्छा चलन है। सो बाक फ्लावर रेमेडी सिंस इमोशंस पे काम करती हैं स्पेसिफिक, और जब आपके जो भी इश्यूज हैं, गट इश्यूज हैं या कोई भी साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं, वो भी आपके इमोशंस की वजह से ही चल रहे हैं। अच्छा। तो इन दोनों का बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। ओके। और बाक फ्लावर रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती हैं अगर आपने उस इमोशन के रूट को अच्छे से डिकोड कर लिया। अच्छा, तो मतलब रूट कॉज पता होना चाहिए उसके लिए? हाँ, रूट कॉज पता होना चाहिए। जैसे आपका फियर हो गया तो फियर के लिए मिमलस देंगे, और अगर आप कंट्रोल में रहना चाहते हो, हर चीज़ आपको कंट्रोल में चाहिए, तो हम वर्वेन दे देंगे या हॉली दे देंगे। तो रूट अगर मालूम है तो बाक फ्लावर रेमेडी आपको बहुत अच्छे से असर करती हैं। ओके। पर उसके लिए मैं फिर भी अगेन बोलूँगा, जो आपका इमोशनल रूट है उस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि अदरवाइज फिर बाक फ्लावर रेमेडी भी आपको रिलीफ देती रहेंगी, लेकिन आप कब तक वो दवाई लोगे? तो सर जाते जाते एक सिंपल लिसनर्स के लिए क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आप बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को जाने कि इट इज़ नॉट अ हेल्थ इशू, ये कोई फूड से रिलेटेड गट इशू नहीं है, बल्कि उनके इमोशन से रिलेटेड है? देखिए, एक तो ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। आपको सेम फूड खा के अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज़ पॉसिबल कि आपके कुछ इशू हो। बट अगर टेस्ट आपने कराया, टेस्ट में भी कुछ नहीं आया जी, तो आप देखिए कि मेरा ट्रिगर क्या है, मेरे अंदर इमोशन क्या चल रहा है, या जब मेरे को ये प्रॉब्लम जब आती है तो सिचुएशन क्या होती है। क्या मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या मुझे घर में रहते हुए प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा, या मुझे किसी से मिलते टाइम या मिलने से पहले प्रॉब्लम आ रही है, या मिलने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। सो वो जब आप पूरा देखेंगे उसके बाद में आपको एक थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होनी शुरू होती है कि ये मेरा खाने की वजह से है या मेरा इमोशन की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एक नया कंसेप्ट हमने जाना
कि सिर्फ गट इशू हमारे फूड से रिलेटेड नहीं होते, इमोशन से रिलेटेड भी होते हैं। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी डीप डिस्कशंस करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। प्लस अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन कमेंट्स को, उन क्वेश्चंस को, उन सजेशन को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति।